नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, स्टडी अफेयर्स यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट लाया है, जिसका कि पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट कल 2 मई 2022 को आयोजित किया गया। लिंक के माध्यम से आप सभी ने भी इस प्रैक्टिस सेट में पार्टिसिपेट किया। आज हम इसी पहले प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन आपके सामने लाया हूं। पहला प्रैक्टिस सेट आंसर विथ फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा। जितने भी क्वेश्चंस आपने कल अटेम्प्ट किया है उसका आंसर हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाएंगे। जहां आपको डाउट होगा वहां सारे डाउट्स भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि दोस्तों, स्टडी अफेयर्स यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट लाया है, जिसका कि पहला टेस्ट कल हो चुका है। दूसरा और तीसरा प्रैक्टिस सेट 4 मई 2022 को और तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 मई 2022 को आयोजित होने वाली है। समय निर्धारित है रात को 8 से 10। आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से एक लिंक आपको टेलीग्राम, जो इस प्रैक्टिस सेट के लिए एक अलग टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, वहां पे आपको लिंक सेंड किया जाएगा। लिंक लेने के लिए या फिर उस टेलीग्राम ग्रुप में भाग लेने के लिए आपको इस चैनल का जो व्हाट्सएप नंबर है, ये यहाँ पे 9693824029, यहाँ पे अपना हाय लिख के अपना नाम भेजिए, फिर आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और पहला जो प्रैक्टिस सेट हुआ है कल, उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन था दोस्तों, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर से हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने मिले हैं? ऑप्शन है आपके सामने बनावली, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा। और पांचवा ऑप्शन ई रहता है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों ए, ऑप्शन ए बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित इस स्थल की खोज 1973 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने की थी। तो बनावली की खोज किसने की थी? आर.एस. बिष्ट ने। कब? 1973 में। और ये कहां है? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। जो बनावली है ना, हड़प्पा पहले की भी और हड़प्पा बाद की भी, इन दोनों संस्कृतियों के अवशेष बनवाली से मिले हैं। और यहाँ की विशेषता क्या है? तो यहाँ जल निकासी का प्रमाण का अभाव है। यहाँ पे जल निकासी का प्रमाण का अभाव है। और बनावली से मिट्टी का बना हल मिला है और बनावली से अधिक मात्रा में जौ मिला है। हड़प्पा कालीन जो स्थल है जहां पे जौ मिले हैं, इसमें बनावली भी प्रमुख है। यहां पे अधिक संख्या में जौ मिले हैं। ठीक है, पहला प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें सही क्रम में सजाए। तो आपको 4 आर्य सत्य आपको सभी को पता होगा कि महात्मा बुद्ध ने दिया है। आपको क्रम सजाना है कि पहले कौन, दूसरा। पहला है दुख है, दूसरा दिया है दुख का निरोध है, तीसरा दिया है दुख निरोध का मार्ग है, चौथा दिया है दुख का कारण है। अब आपको कूट के माध्यम से इसका आंसर बताना है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। सही आंसर ए होगा, यानी 1 4 2 3, 1 4 2 3। ठीक है, 4 आर्सत कौन है? दुख है, दुख समुदाय में है, दुख निरोध है और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, यह है उसका आंसर। तीसरा प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व, 102 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन सी 251 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में हुआ था। कहीं पे आप कई बुक्स में देखेंगे ना, तो रेफरेंस में आपको कहीं 247 ईसा पूर्व मिलेगा, कहीं 249 ईसा पूर्व, कहीं 250 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व, ये सब मिलेंगे। लेकिन जो एनसीईआरटी ने जो तिथि निर्धारित की है वो मैं मान के चल रहा हूं, जिसके अनुसार 251 ईसा पूर्व है और यह पाटलिपुत्र में निर्धारित किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता, यानी बौद्ध सभा की तीसरी जो संगीति हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्रा में हुई थी अशोक के शासनकाल में, इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। और यही तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान ही अभिधम पिटक का संकलन हुआ। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न, सर्वप्रथम शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम था? कौन थे बौद्ध दार्शनिक? ऑप्शन है आपके नागार्जुन, अश्वघोष, आनंद नागसेन। तो सही उत्तर है दोस्तों नागार्जुन। नागार्जुन कनिष्क के दरबार के एक महान विभूति थे। नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना, जिसको हम लोग बोलते हैं माध्यमिक करिका है, जिसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। दोस्तों 20वीं सदी में हमने देखा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc², जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं, इसको प्रतिपादन किया था। लेकिन हजारों साल पहले हमारे साइंटिस्ट नागार्जुन ने इस सापेक्षता का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे ज्ञान को।
मार्टिन लूथर किंग की तुलना नागार्जुन से की जाती। दोस्तों मैं यहां पे सही करूंगा। अक्सर यह कहा जाता है कि नागार्जुन की तुलना किससे की जाती है, मार्टिन लूथर किंग से। ऐसा नहीं है, मैं इसको चेंज करूंगा और मेरे पास अधिकार है इसको चेंज करने की, और तर्कों के साथ चेंज करूंगा, क्योंकि पहले नागार्जुन आए हैं, ठीक है, और बाद में मार्टिन लूथर किंग आए हैं। तो मार्टिन लूथर किंग की तुलना नागार्जुन से की जा सकती है। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर किंग से नहीं। हम लोग पश्चिमी जो वर्ड बोलते हैं उसको कॉपी नहीं करेंगे, हम लोग अपना वर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग की तुलना नागार्जुन से की जाती है। उसी तरह जैसे हाँ, आपने पढ़ा होगा कि भारत का शेक्सपियर कौन है, नहीं, यूरोप का कालिदास कौन है, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि कालिदास पहले आए थे, ना कि शेक्सपियर। कालिदास पहले जन्म लिए थे इस धरती पे, उसके बाद शेक्सपियर ने जन्म लिया है। लेकिन कैसा कहता है, तो भारत के शेक्सपियर कौन है, कालिदास। हम लोग अब अपनी कहानी रचेंगे, इसमें लिखे जाएंगे कि यूरोप का कालिदास कौन है, शेक्सपियर। ऐसे होगा, मेरा ये मानना है, बाकी आपको जो अच्छा लगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको तरफ किताब, पुस्तक और पुस्तक के राइटर का नाम दिया है, आपको मिलाना है कि कौन सही नहीं है। किताबुल हिंद अलबरूनी, राज तरंगिनी कलहन, तबकाते नासिरी मिन्हाजुस सिराज, किताबुल रिहला इब्न बतूता। तो ये सारे बुक्स और उनके राइटर सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। दोस्तों मैं एक तरह से यह भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि किताबुल हिंद के लेखक कौन है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि एक प्रश्न के माध्यम से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर दे सकूं। यहां पे आपको किताबुल हिंद का भी राइटर का पता चला, राज तरंगिनी के राइटर का भी पता चला, तबकाते नासिरी का भी पता चला, और किताबुल रेहला किसने लिखा इसको भी पता चला। तो मैंने क्वेश्चन ऐसे समझाया कि 140 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 200-300 क्वेश्चन आपको समझने को आ जाए। किताबुल हिंद अलबरूनी द्वारा लिखा गया है, जिसमें भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन के विस्तृत वर्णन के साथ साथ यहाँ के ज्ञान विज्ञान की भी विस्तृत व्याख्या की गई। किसमें, किताबुल हिंद में, जिसकी रचना अलबरूनी ने की है। अब देखते हैं राज तरंगिनी, इसकी रचना कलहन द्वारा की गई। इसमें कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किया गया है। किसमें, राज तरंगिनी में। क्वेश्चन आएगा कि कश्मीर के इतिहास का सजीव वर्णन निम्न में से किस पुस्तक में की गई है। ऑप्शन रहेगा किताबुल हिंद, राज तरंगिनी, तबकाते नासिरी, किताबुल रिहला। तो आप एक बार में आंसर दे सकते हैं राज तरंगिनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तबकाते नासिरी की रचना मिन्हाज उस सिराज द्वारा की गई है। इसमें इस्लाम के उदय से पूर्व काल के पैगंबरों का वर्णन और मुसलमानों का इतिहास भी वर्णित है। किसमें, तबकाते नासिरी में। चौथा बचता है आपको किताबुल रिहला। तो किताबुल रिहला की रचना मोरक्को यात्री इब्न बतूता द्वारा की गई है। अब इब्न बतूता कहां का नागरिक था, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, तो कहां का, मोरक्को का, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था, ठीक है। और इसने ये जो किताबुल रिहला पुस्तक लिखी है, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तिगत जीवन, प्रशासन, सामाजिक जीवन आदि का उल्लेख इस पुस्तक से मिलता है, क्योंकि उसी के काल में भारत आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य संगमकालीन साहित्य से संबंधित नहीं थे। चेर, चोल, पांड्य, पल्लव। तो संगमकालीन इतिहास में 3 राज्य थे, चेर, चोल और पल्लव। चेर, चोल और पांड्य, पल्लव उससे संबंधित नहीं थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संगमकालीन राज्य चोल के शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था। तो चोल के शासकों का राजकीय चिन्ह बाघ था। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जहांगीरनामा किस भाषा में लिखी है। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जहांगीरनामा फारसी भाषा में लिखी है। अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जहांगीरनामा, जिसे तुजुके जहांगीर भी कहा जाता है, इसे फारसी भाषा में लिखी है। इसमें 16 वर्षों का इतिहास उसने तो स्वयं लिखा, शुरू के 16 वर्षों का इतिहास उसने स्वयं लिखा है, किंतु इसे पूरा करने में मुतमीद खां की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके दरबार में रहते थे ये। मोहम्मद हादी को भी जहांगीरनामा लिखने का श्रेय दिया जाता है। तो 3 लोगों ने इस पुस्तक को लिखा है। कौन कौन, जहांगीर, मुतमीद खान और मोहम्मद हादी। लेकिन यह आत्मकथा है किसकी, जहांगीर की। किस भाषा में लिखा गया है, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इलाहाबाद की दूसरी संधि 18 अगस्त 1765 को हुई थी। याद रखिएगा, पहली संधि 12 अगस्त 1765, दूसरी संधि 18 अगस्त 1765। अब इलाहाबाद की प्रथम संधि के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं व्याख्या के माध्यम से। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इस संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलने की अधिकार प्राप्त हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा, किस संधि के द्वारा
अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के राजस्व प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो वही है इलाहाबाद की प्रथम संधि। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में सीताब राय तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति की। क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं, तो 3, 4, 5 क्वेश्चन यहां पे आपको एक एक्सप्लेनेशन में मैंने दे दिया। हालांकि इस पीपीटी का लिंक मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप लोग इत्मीनान से पीपीटी को भी देखिएगा वीडियो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र नवीन राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? किसने इस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, आपको बताना है। राज्य और उनके संस्थापक के नाम: हैदराबाद निजामुल मुल्क, जिसे चिनकिलीज खां भी कहा जाता है; बंगाल मुर्शीद कुली खां; अवध सआदत खां, जिन्हें बुरहानुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है; कर्नाटक हैदर अली। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अगर आप पढ़े होंगे मॉडर्न हिस्ट्री ये वाला टॉपिक, तो आपको पता चल जाएगा कि हैदर अली ने कर्नाटक नहीं बल्कि मैसूर की स्थापना की थी। मैसूर राज्य के संस्थापक हैदर अली थे, ना कि कर्नाटक के। तो उपरोक्त जोड़ों में केवल डी सही नहीं है, क्योंकि कर्नाटक राज्य की स्थापना सआदत खान ने की थी, जबकि हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। कर्नाटक की स्थापना किसने की थी? सआदतुल्ला खान ने। हैदराबाद निजामुल मुल्क, बंगाल मुर्शीद कुली खां, अवध सआदत खां और कर्नाटक का सआदतुल्ला खां। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में आने वाले यूरोपियों के क्रम में निम्नलिखित में से सही क्रम कौन है? यानी भारत में पहले कौन आए, पहले कौन कौन आए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक ट्रिक मैं आपको दूंगा। मैं बोल रहा था ना अभी पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको, तो देखिए PDEF यही आए। पी से पुर्तगीज, डी से डच, ई से अंग्रेज, डी से डेन और एफ से फ्रांसीसी। PDEF। पी से पुर्तगीज, डी से डच, ई से इंग्लिश, डी से डेनिश, एफ से फ्रेंच यानी फ्रांसीसी। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी भारत में इसी क्रम में आए थे। अगला प्रश्न लेते हैं। पुर्तगालियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए ऑप्शन से आप सही उत्तर चुनना है। तो 3 कथन दिए गए हैं, कौन से कथन सही है, सही नहीं है? निम्न में से कौन था कथन फ्रांसिस डी अल्मीड़ा के बारे में सही नहीं है? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर 1505 ईस्वी में आया था। किसने यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। और तीसरा कथन है 1509 ईस्वी में इसने यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने मिस्र तथा तुर्की के शासकों के समुद्री बेड़ों को पराजित किया था। अब शांत जल की नीति का भी प्रतिपादन इसी ने किया और इन लोगों को तो निम्न में से कौन सा फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के बारे में सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीधे दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ये तीनों ही कथन सही है। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। इसने व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में शांत जल की नीति अपनाई। क्वेश्चन आएगा किस पुर्तगाली वायसराय ने हिंद महासागर में शांत जल की नीति अपनाई, और क्वेश्चन पूछा भी गया। तो किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने। 1509 ईस्वी में इसने मिस्र तथा तुर्की के शासकों के समुद्री बेड़ों को पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? पांडिचेरी पर फ्रेंच, गोवा पर पुर्तगीज, ट्रावनकोर पर डेनिश, मद्रास पर डच। तो कौन सुमेलित है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। फ्रांसिस पर पांडिचेरी पर फ्रेंचों ने, गुजरात पर पुर्तगीज ने, ट्रावनकोर पर डेनिश ने और मद्रास पर डच ने शासन किया। अगला प्रश्न, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबंध व्यक्तियों में से कौन सा सही नहीं है? आपको व्यापारिक व्यक्तियों के नाम और उसके सामने उपलब्धियां दी गई, आपको पता करना है कि कौन सा सही नहीं है। वास्को डी गामा तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री। ऑप्शन बी कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट करने वाला प्रथम अंग्रेजी दूत, तो कैप्टन हॉकिंस। सी ऑप्शन है फ्रांसिस डे तो मद्रास का संस्थापक, और डी ऑप्शन है गेराल्ड अंगियर तो पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर, तो नहीं प्रथम, तो डी ऑप्शन यहां पे गलत है यानी सही नहीं है। गेराल्ड अंगियर ने बंबई की स्थापना की थी, जबकि पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था। बाकी सभी विकल्प सही है। देखिए वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली, यूरोप जो भी कह लीजिए।
कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की। फ्रांसिस डे तो मद्रास का संस्थापक। और गेरल्ड ऑंगियर कौन था? तो बंबई का संस्थापक था गेरल्ड ऑंगियर। और पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको डी मार्टिन था। ठीक है, तो यहां से आपको 5 से 7 क्वेश्चन के आंसर मिले हैं। कौन कौन? भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय वास्को डी गामा, प्रथम अंग्रेजी दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की कैप्टन हॉकिंस, मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे, बंबई का संस्थापक गेरल्ड ऑंगियार, पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर तो फ्रैंको मार्टिन। इस तरह मैंने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, जिससे आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर एक जगह मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी। कथन सही है। अब कारण देखना है। बक्सर का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी, तो बक्सर युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, इसलिए ए और दो दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए का। आगे बढ़ते हैं। भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से ज्यादा अच्छा है शेर की तरह एक दिन बेहतर जीना। यह कथन किसका है? हैदर अली, टीपू सुल्तान, हेक्टर मुनरो, क्लाइव। तो यह कथन टीपू सुल्तान का है। टीपू सुल्तान उसकी वीरता के कारण शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता था और उसी का यह कथन था। और वह प्रथम व्यक्ति था जिसने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया। युद्ध में रॉकेट का प्रयोग करने वाला, आधुनिक भारत में युद्ध में रॉकेट का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो टीपू सुल्तान। यह कथन किसका है? तो टीपू सुल्तान का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। अंग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्धों में से निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों एक साथ 4 प्रश्न के उत्तर आपको यहां भी मिलेंगे। अब कौन सुमेलित नहीं है? अंग्रेज जितने भी युद्ध लड़े उसमें कौन सा सही नहीं है आपको चुनना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ये सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ये भी सही है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ये भी सही है। प्लासी का युद्ध 1764 ये गलत है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डी सुमेलित नहीं है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है, क्योंकि इसने यानी प्लासी के युद्ध ने आगामी 200 वर्षों तक भारत की नियति को तय कर दिया। इसने दरवाजा दिया और बक्सर के युद्ध ने पूरी तरह किला ठोक दिया अंग्रेजों का भारत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, नीचे आपको ऑप्शन से आंसर चुनना है। 4 कथन कौन कौन से? पहला कथन, लॉर्ड वेलेजली 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, ये सही है। कथन 2, सर्वप्रथम वेलेजली ने ही सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन सी, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था, ये सही है। मैं आपको बताते जा रहा हूं। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, यह भी सही है। अब नीचे में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमने देखा कि ऑप्शन जो कथन 2 है वो सही नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आपको बी क्यों गलत है ये हम बता रहे हैं। फ्रांसीसी डुप्ले, फ्रांसीसी जो गवर्नर था डुप्ले, आपको याद होगा अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो, सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करते हुए भारतीय नरसों को सहायता देने के बदले में उनसे धन लेने की शुरुआत की थी, परंतु सहायक संधि को व्यवहारिक रूप वेलेजली ने दी थी। देखिए, सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले किया था, लेकिन इसका विस्तृत प्रयोग एकदम एक्सपेरिमेंट, जबरदस्त तरीके से इसका एक्सपेरिमेंट जमीन पे लाके रख दिया वेलेजली ने, इसलिए कहा जाता है वेलेजली की सहायक संधि। लेकिन प्रथम प्रयोग किसने की थी? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? 1, 2, 3 नाम दिया गया है, उसके बाद कूट से अनुसार आपको चुनना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, 2 में कर्नल रीड, 3 में थॉमस मुनरो। अब कौन कौन है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित? तो कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ये संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल बी, 2 और 3। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो और कर्नल रीड को माना जाता है। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी और 1820 ईस्वी में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू करने का श्रेय थॉमस मुनरो को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां प्रश्न, भारतीय धन के
बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी, महागोविंद रानडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, द्वारा अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया गया था। अब यहां पे दो क्वेश्चन आपको मिल गया। एक तो इसको प्रतिपादित किया था सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने। अब उनकी पुस्तक का क्या नाम था? तो द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी पुस्तक में इन्होंने इसको प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। देखिए आपको 4-5 क्वेश्चन के आंसर एक जगह मिलता है। बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया, लेकिन फैजाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व नहीं किया था, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। फैजाबाद में 1857 का नेतृत्व मोहम्मद अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था और उसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया। कितने? तो मौलवी अहमदुल्ला ने। अंग्रेजों ने इन पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के विद्रोह के बारे में यह मत किसका था? आरसी मजुमदार, बीडी सावरकर, एसएन सेन, अशोक मेहता। इसलिए इसका सही उत्तर है दोस्तों आरसी मजुमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बाद गठित पील आयोग ने भारतीयों व यूरोपीय सैनिकों के अनुपात को कितने किए जाने का सुझाव दिया? दोस्तों इससे पहले जो सैनिकों का अनुपात था वो 2 और 1 था, यानी 2 भारतीय और 1 अंग्रेज, लेकिन उसमें बदलाव किया गया। अब क्या किया गया ये देखते हैं। 5:1, 4:2, 3:1, 2:1। तो पील आयोग ने सैनिकों के अनुपात जो किए वह पहले यहां पे आंसर मैं गलत टिक कर दिया हूं। एक सेकेंड दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आंसर क्यूज में भी गलत दे दिया था और यहाँ पे भी मैंने गलत टाइप कर दिया है। 2:1 पहले जो था पील आयोग के 1857 के पहले जो सैनिकों का अनुपात था 5:1 था, यानी 5 भारतीय और 1 यूरोपीय, ये अनुपात था। अगर हर 5 भारतीयों पर 1 अंग्रेज, अगर किसी दल में 18 लोग हैं तो उसमें 15 भारतीय और 3 यूरोपीय। लेकिन 1857 की विद्रोह के बाद पील आयोग ने अपना सुझाव दिया कि हर 2 भारतीयों पर 1 यूरोपीय होना चाहिए। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ना कि ए। पहले था 5:1, लेकिन पील आयोग ने 2:1 किए जाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न, इंग्लैंड के किस समकालीन नेता ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बेंजामिन डिज़रायली। इंग्लैंड में रूढ़िवादी दल के नेता बेंजामिन डिज़रायली, जो बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने, उसने 27 जुलाई 1857 ईस्वी को ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स था उसमें बहस के दौरान कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 4 घटनाएं दी गई हैं। अब कब कौन हुआ, पहले कौन घटित हुआ, यह आपको बताना है। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह, सिपाही विद्रोह। तो आपको इन घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना था। तो इसका सही कालानुक्रम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जो है 2, यानी पहले संथाल विद्रोह हुआ, उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ, उसके बाद नील विद्रोह हुआ और उसके बाद दक्कन विद्रोह हुआ। तो संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह 1855-56 में, और सिपाही विद्रोह की कब हुआ? 1857 में। उसके बाद नील विद्रोह हुआ 1859-60 में और सबसे अंत में दक्कन विद्रोह हुआ 1874-75 में। आप यहाँ पे भी आपको 4 प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। अगला प्रश्न, भूकंप की लहरों में सर्वाधिक तीव्र गति किस तरंग की होती है? पी तरंग की, एस तरंग की, एल तरंग की, सभी तरंगों की गति बराबर होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पी तरंगों की। व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? हिंद, प्रशांत, अटलांटिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो उपरोक्त सभी सुमेलित है। कोनराड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य है। मोह असंबद्धता, मोह डिसकंटिन्यूटी, ये क्रस्ट और मेंटल के मध्य है।
गुटेनबर्ग असंबद्धता मेंटल और क्रोड के मध्य है, और लेहमन डिसकंटिन्यूटी यानी लेहमन असंबद्धता बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के मध्य है। ये आप जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब पढ़िएगा ज्योग्राफी में, तो वहां पे ये चारों डिसकंटिन्यूटी आपको मिलेगी। मैंने चारों को बता दिया है उत्तर के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। तारों के आपको पता होगा कि 3 भागों में आंतरिक को बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। क्रोड सबसे नीचे, बीच में मेंटल, और क्रस्ट जो है भूपटरी वो ऊपर होती है, ठीक है। तो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच का जो होता है उसे कॉनरोड असंबद्धता कहते हैं। क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो होता है उसे मोहो असंबद्धता कहते हैं। मेंटल और क्रोड के मध्य में जो होता है उसे गुटेनबर्ग, और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के मध्य जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे लेहमैन डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। तारों को समूह का क्या कहा जाता है? तो गैलेक्सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। कर्क संक्रांति कब होती है? 21 जून को, ये सही है। मकर संक्रांति कब होती है? 22 दिसंबर को, ये भी सही है। शरद विषुव कब होती है? 23 सितंबर को, ये भी सही है। बसंत विषुव होती है 21 मार्च को, न कि 21 अप्रैल को। तो ऑप्शन डी गलत है। यहां पे आप देख सकते हैं 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है उसे मकर संक्रांति कहते हैं। 23 सितंबर व 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होता है, इसे क्रमशः शरद विषुव और बसंत विषुव के नाम से जाना जाता है। यानी 23 सितंबर को शरद विषुव और 21 मार्च को बसंत विषुव के नाम से जाना जाता है। आप यहां पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न, गलत मिलान का चयन करें। गलत मिलान को आपका फिर से चयन करना है। फिर आपको 4 प्रश्नों के उत्तर एक ही जगह मिलेंगे। 3 जनवरी पृथ्वी एवं सूर्य के सबसे कम दूरी, ये सही है। 4 जुलाई पृथ्वी एवं सूर्य की सर्वाधिक दूरी, ये भी सही है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, सही है। 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, ये भी सही है। यानी उपरोक्त एक से अधिक, उपरोक्त सभी सही है। व्याख्या देख लेते हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य की सर्वाधिक दूरी होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और छोटी रात होती है, तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए ग्रहों के आकार के अनुसार घटते क्रम में सजा के सही कूट का चयन करें। यानी बड़ा कौन है, छोटा, मैंने ऊपर से नीचे, बड़ा से लेकर छोटा आपका चयन करना है। तो हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन ए सी सही है। 1 4 3 2, यानी इन चारों में से सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, उसके बाद है यूरेनस, उसके बाद है पृथ्वी। यहां पे आप देख सकते हैं आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम, बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अनुसूचित जाति के कुल जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 3 राज्य कौन है? तो प्रथम 3 राज्य अनुसूचित जाति के शेड्यूल कास्ट के जो हैं वह है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, और चौथा स्थान आता है आंध्र प्रदेश का। अनुसूचित जाति के कुल जनसंख्या में प्रतिशत के आधार पर प्रथम 3 राज्य कौन है? तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनगणना का प्रारंभिक प्रमाण कहां से मिलता है? लॉर्ड रिपन के काल से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अबुल फजल के आईने अकबरी में, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रारंभिक जो प्रमाण है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। हम लोग एक जनगणना के बारे में व्याख्या देख लेते हैं। भारत में जनगणना का प्रारंभिक प्रमाण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, ठीक है। इसके बाद मुगल काल में अबुल फजल के आईने अकबरी में भी जनगणना का जिक्र है, और अंत में 1872 में, तो आप सभी को याद ही होगा, भारत में जनगणना की गई थी, और क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत 1881 में की गई थी, और उससे संबंध कौन है? तो लॉर्ड रिपन के काल में ही हुई थी। तब से प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना देश में चल आ रहा है। भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति के अध्ययन के आधार पर नीचे दिए गए मिलान से गलत मिलान का चयन करें। प्रवृत्ति है, गलत चुनना है। तो 1921 के पूर्व की अवधि को जो कहा जाता है वो तीव्र तथा विस्फोट की वृद्धि की अवधि कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, उपरोक्त सभी सुमेलित है। 1921 से 51 की जो अवधि है वो घटती दर से वृद्धि की अवधि का संकेत है। 1951 से 81 इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो आपको सब पता चलेगा, निरंतर वृद्धि की अवधि को कहा जाता है। 1981 से 2011 तक की जनगणना को मंद वृद्धि की अवधि कहा जाता है। तो 1921 से पूर्व की अवधि को क्या कहा जाता है? तीव्र अथवा विस्फोटक वृद्धि की अवधि। आगे बढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो
प्राक्कलन समिति जो है लोकसभा के सदस्यों से गठित की जाती है। ऑप्शन सी सही है। प्राक्कलन समिति एक अस्थायी एवं सबसे बड़ी संसदीय समिति है। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है? प्राक्कलन समिति। कौन सी सब अस्थायी सदस्य है? तो प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा के चुने जाते हैं। इसका अध्यक्ष सदस्यों में से लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, और इसके सभी मेंबर लोकसभा से चुने जाते हैं। और यह सबसे बड़ा समिति है संसद की, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। कौन? मंत्रिपरिषद एक वर्ड जो है ना, उसमें कौन शामिल नहीं होता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो कैबिनेट सचिव जो है वो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य स्वतंत्र प्रभार तथा उप मंत्री सम्मिलित होते हैं। अनुच्छेद 75 एक क के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जो है प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 है तो उसका 15% जितना आएगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसे 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में अटल जी के सरकार के समय जोड़ा गया था। वरना लोग अपने तुष्टीकरण की राजनीति का मिलीजुली के सरकार बनती थी तो मंत्रिपरिषद की संख्या अब अपरंपार रहती थी। लेकिन उस समय यह लाया गया कि लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं उससे कुल सीटों का 15% से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों का नहीं होना चाहिए। अच्छा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लोक महत्व का अविलंबीय विषय मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। व्याख्या को आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति क्या कहलाती है? तो लोक लेखा समिति कहलाती है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। यह सदन की सबसे पुरानी समिति है। सदन की सबसे पुरानी समिति कौन है? लोक लेखा समिति। ठीक है। तथा इसका गठन 1921 में किया गया था। लोक लेखा समिति का गठन 1921 में किया गया था। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। तो सरकारिया आयोग केंद्र राज्यों के मध्य संबंधों से संबंधित है, जिसका गठन 1983 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव नहीं, राष्ट्रपति का नहीं, उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में पूछा जा रहा है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। और यहीं पे अगर राष्ट्रपति का होता तो चीजें चेंज हो जाती। मैं क्वेश्चन में उसको भी डाला हूं, आप लोग देखिएगा। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी जो मनोनीत होते हैं उनको भी शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। आगे के प्रश्न में शायद वो भी मिलेगा। भारत में नियोजन की आवश्यकता से संबंधित प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावनाओं पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम किया गया था? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति के सिफारिशों पर योजना आयोग का गठन किया गया था? तो केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 1915 में अस्तित्व में 1 जनवरी 2015 सॉरी यहाँ पे 2015 होगा। क्वेश्चन में गलती हो गई है मेरे से, 2015, लेकिन आप लोग स्मार्ट हैं, आप लोग समझ गए होंगे। 1 जनवरी 2015 में अस्तित्व में आई नीति आयोग में नीति का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन डी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम है नीति आयोग का, NITI। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952। अब कैसे याद होगा? 6 × 8 48 और 52 ऐड कर दीजिए 100, टोटल 100 आएगा। 6 अगस्त 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, भारत की पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, ये भी सही है। तीसरी, यहां पे ऑप्शन दिया है चौथी पंचवर्षीय योजना, लेकिन एक बार हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना भी रिकॉल कर लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में 3 साल का अवकाश था, यानी 67, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 योजना अवकाश था। आपको पता, इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ने को मिलता होगा। इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी 1969 से 74 के बीच में, और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक थी, ना कि 79 तक। इसलिए यहां पे डी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक, ठीक है। और यह 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गया था। क्वेश्चन भी आता है, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने पूर्ण होने के 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गया? तो वह थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? डीआर गॉडगिल, डीपी धर, हैडर डॉमर। तो ऑप्शन सी हैडर डॉमर। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी। यह योजना हैडर डॉमर मॉडल पर आधारित थी। योजना की मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र थी। इस योजना में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पूरे हो गए दोस्तों। टाइमिंग देख लेते हैं, 36 मिनट। आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल, सोडियम क्लोराइड। तो सही उत्तर है दोस्तों बेंजोइक अम्ल। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल, थायराइड, अग्नाशय, पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्रंथि। कपाल के स्टेफनॉइड अस्थि के सेला टर्सिका नामक गर्त में स्थित होता है यह पिट्यूटरी। यह एक छोटी ग्रंथि है। यह 2 पिंडों से मिलकर बनी होती है तथा स्त्रियों की अपेक्षा स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत, तिल्ली, पित्ताशय की थल्ली, अग्नाशय। तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्त एक पीलापन एवं हरापन लिए एक क्षारीय द्रव है जिसका स्राव यकृत करता है। इसमें जल, पित्तामल, पित्त और अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सुमेलित है? निमोनिया फेफड़ा, मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि, पीलिया आंख, मधुमेह यकृत। तो सही उत्तर है दोस्तों सुमेलित। बाकी सब को छोड़ दिया जाए तो निमोनिया ही एक सही है। निमोनिया फेफड़े से होने वाला रोग है। यह अत्यधिक ठंडा लगने से होता है। यह रोग प्रायः बच्चों में होती है। मोतियाबिंद आंख की बीमारी है। मोतियाबिंद सबको पता है आंख की बीमारी है। इसमें व्यक्ति की आंख का लेंस स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। जबकि पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। रक्त का बनना बंद हो जाता है जिससे व्यक्ति के शरीर में पीलापन और कमजोरी महसूस होने लगती है। जबकि मधुमेह शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है जो शरीर के शुगर की मात्रा बनाए रखने में योगदान देता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। तो हृदय की गति धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जी इत्यादि के अच्छे स्रोत होते हैं पोटेशियम। सोडियम यह रक्त दाब नियंत्रित करता है। सोडियम किसको नियंत्रित करता है? ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। लौह लवण से रक्त को हीमोग्लोबिन बनाता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक करता है। इसकी कमी से अरक्तता रोग होता है। यकृत इसका सर्वोत्तम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को देखा जाता है किससे? तो कंपाउंड दूरबीन के द्वारा। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सफेद रक्त का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। शरीर में श्वेत रक्त कण प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। शरीर में इसकी संख्या 20 से 30 हजार होती है। यह रोगाणु को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। एड्स का कारण क्या है? तो एड्स एक वायरस है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। भोजन की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। इसके बाद भोजन अपना अमाशय में जाता है। अमाशय से जठर रस निकलता है
और यकृत से निकलने वाला पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाता है और पक्वाशय में से भोजन छोटी आंत में चला जाता है, यहीं भोजन की पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की किस्म जिसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम तथा अधिकतम नमी होती है वह कौन सी है? तो लिग्नाइट है। इसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम 25 से 30% होता है। गर्म करने से विस्तारण क्या होता है? तो विस्तारण का पदार्थ का जो घनत्व है वो घट जाता है। किसी भी पदार्थ को गर्म करिएगा तो उसका जो घनत्व जो है, डेंसिटी है, वो कम होने लगता है। जल की अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जाती है, उबालकर, छानकर, आसवन कर। तो आसवन कर की जाती है। निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हमारे वायुमंडल में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती है? हीलियम, आर्गन, रेडॉन, नियॉन। तो रेडॉन को छोड़कर बाकी सारी गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। आवर्त सारणी के शून्य में 6 तत्व है। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन तथा रेडॉन। यह सभी तत्व साधारण ताप पर गैस है तथा रासायनिक दृष्टि से अक्रियाशील है, इसी कारण इन्हें अक्रिय गैस कहते हैं। वायु में आर्गन, नियॉन तथा हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन, ओजोन आदि पाए जाते हैं, लेकिन रेडॉन प्रकृति में नहीं पाई जाती है। यह उच्च रेडियो एक्टिव है जिसका शीघ्रता से क्षय हो जाता है। इस प्रकार इसका प्रयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। तो रेडॉन का प्रयोग किसमें होता है? कैंसर के चिकित्सा में। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का सब बहुत अच्छा सुचालक है? तो पारा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल को पकाने में सहायक होता है? एट्राजीन, इथेफॉन, आइसोप्रोट्रॉन, मैलेथियान। तो इथेफॉन, इथेलीन, एसिटिलीन, प्रोपेलीन, इथेफॉन और कार्बाइड फल पकाने में प्रयुक्त होता है। मैथिलियाड पेड़ पौधों के जीवाणुओं को बचाने के लिए छिड़काव किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक रे का, इलेक्ट्रॉन का, प्रकाश का, प्राथमिक तरंग का। तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है 3 गुना 10 पर पावर घात 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रकाश चलता है। और प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इसलिए इन तरंगों में संरचन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए यह निर्वात में भी चल पाता है। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर है? 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 60 डेसिबल, 100 डेसिबल। तो सही उत्तर है 20 डेसिबल। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फुसफुसाहट 30 डेसिबल, कमरे शांत 4, जेट इंजन की आवाज़ 120, सामान्य बातचीत ध्वनि 60 डेसिबल। निम्नलिखित तापमापी में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप, विद्युत तापमान, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, द्रव तापमापी। तो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। विकिरण तापमापी एक प्रकार का दूर संवेदी थर्मामीटर है जो किसी सतह के ताप का मापन करता है, दूर से ही उसके ताप को माप लेता है। यह किसी भी दूरी से दी गई सतह का ताप उसके द्वारा उत्पन्न तापीय विकिरण के आधार पर मापता है। विकिरण जो उसके पास पहुंचेगा ना, उसके आधार पर उस सतह का ताप यह माप सकता है। यह एक विकिरण तापमापी है। कौन? तो पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, पायरोहिलोरीमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन का मापने के लिए पायरोहिलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसी पिंड का भार, ऑप्शन है आपके सामने, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी भी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। व्याख्या देख लेते हैं। किसी वस्तु का कम या अधिक भार उस पर पड़ने वाली पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है, इसी से डिसाइड होता है उसका भार कितना है। ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है क्योंकि ध्रुव पृथ्वी के केंद्र से अपेक्षाकृत अधिक निकट है। यही कारण है कि ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिक होता है। निम्न तापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है किसमें? रॉकेट में, परमाणु भट्टी में, तुषारमुक्त प्रतिष्ठितों में, अधिचालकता विषय अनुसंधान में। तो रॉकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है क्योंकि, ऑप्शन है आपके सामने, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, विभिन्न गैसों की उपस्थिति के कारण, वायुमंडल की विरल संरचना के कारण। तो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है
तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत में स्थापित पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है जिसका संचालन वर्ष 1969 में प्रारंभ हुआ था और इसकी स्थापना भारत, अमेरिका तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसे IAEA के नाम से भी जाना जाता है के मध्य हुए 1-2-3 समझौतों के अंतर्गत अमेरिका के सहयोग से किया गया था। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, तो यही सही नहीं है। आप पूरा ऑप्शन पढ़िएगा तो आपको ये वाले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रसरव तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 किलो हर्ट्ज। दोस्तों किसी ने कल के क्विज में, कल के जो प्रैक्टिस सेट हो रहा था उसमें इसको स्क्रीनशॉट लेके भेजा था। दोस्तों अगर 20 हर्ट्ज से ऊपर, एक बार हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। प्रसरव तरंग की आवृत्ति होती है 20 के मतलब होता है 1000, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर, 20 किलो हर्ट्ज से नीचे, 40 किलो हर्ट्ज से नीचे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, यानी यहाँ पे के मतलब होता है 3 डॉट। ओके, तो 20,000 हर्ट्ज हो गया ऊपर। ठीक है, के का मतलब अगर के नहीं रहता तो ये बी ऑप्शन सही होता। बी में भी अगर किसी में के नहीं रहता तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर ये सही होता है, लेकिन यहाँ के है, के ऑलरेडी अपने आप में 3 जीरो लेके रहता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ए होगा 20 के हर्ट्ज से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति संबंधित है कपास से, लहसुन से, अंगूर से, प्याज से। तो गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज के उत्पादन से है। अन्य प्रमुख उत्पादनों को हम लोग देख लेते हैं। काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, लाल क्रांति मांस और टमाटर के उत्पादन से, जबकि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है कहां है? तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिपल्ली में है और इसकी स्थापना 1993 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक मिशन मोड के अनुसार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है? तो केसर सर्वाधिक कश्मीर में उत्पन्न होता है। भारत में केसर की सबसे अधिक मात्रा कश्मीर घाटी में उत्पन्न होती है। भारत के अतिरिक्त केसर के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश है स्पेन, ईरान, इटली। स्पेन और ईरान मिलकर वैश्विक उत्पादन का लगभग 80% से ज्यादा उत्पादन करते हैं केसर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 80वां प्रश्न, GSLV का पूरा नाम क्या है, विस्तृत रूप क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो का सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद यह लॉन्च व्हीकल है जिसे GSLV के नाम से जाना जाता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2020-21-22 की जो लेटेस्ट बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है उसमें 2020-21 के दौरान बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो थी वह 50,555 रुपया है। यहाँ पे देख लेते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आय 50,555 रुपया हो गई है, जो पिछले वर्ष 49,272 रुपया ही थी। तो 1,183 रुपया की वृद्धि हो गई है। और राष्ट्रीय स्तर पर देश में प्रथम प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 86,659 है, जिससे हम लोग अभी बहुत पीछे है, लगभग 36,000 पीछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर था? पटना, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर। तो पटना जिला शीर्ष पर था और यहाँ प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 1,31,064 रुपया। और सबसे नीचे कौन था? शिवहर, और वहाँ की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 19,592 रुपया। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितनी धनराशि का बजट पेश किया है? जो लेटेस्ट फरवरी में 28 फरवरी को जो बजट पेश हुआ उसमें सर्वाधिक बिहार सरकार का बजट कितना का था? तो इसका सही हमने वीडियो में भी अपने वीडियो के माध्यम से भी आपको समझाया है। ऑप्शन ए सही है, 2,37,691 करोड़ रुपया बिहार का बजट है 2022-23 का। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल बजट जो अनुमान लगाया गया है वो है 2,37,691 करोड़ रुपया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19,388 करोड़ रुपया अधिक है। और इनमें जो राजस्व एवं पूंजीगत व्यय को देखा जाए तो राजस्व व्यय पर खर्च कितना है? 1,91,956 करोड़ रुपया
56.67 करोड़ रुपया, जिसे पढ़ा जाएगा 1,91,957 भी पढ़ सकते हैं। और पूंजीगत व्यय पर कितना खर्च है, तो 45,734.52 करोड़ रुपया, जो कुल व्यय का क्रमशः 80.76% राजस्व व्यय पर और 19.24% पूंजीगत व्यय पर खर्च है। बिहार सरकार द्वारा जारी बजट 2022-23 में कुल राजस्व व्यय के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है, तो अभी हम लोगों ने देखा 1,91,957 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिलाओं का जो प्रतिशत है वो है 47.86% और पुरुषों का प्रतिशत है 52.14%। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है और निम्नतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना था, किस चीज से बना था, तो पाटलिपुत्र का जो महल था वो लकड़ी से बना था, भव्य महल था वो। बिहार में पटना, पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान उस समय का पाटलिपुत्र था, के समीप बुलंदी बाग एवं कुरहरार में की गई खुदाई से मौर्य काल में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है, तो स्नूपर महोदय ने। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए, तो अभी हम लोगों ने देखा पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय बख्तियारुद्दीन खिलजी को दिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्क राज का उत्तरी भारत में नींव रखा, उत्तरी भारत में तुर्क सत्ता का नींव किसने रखा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। और बख्तियार खिलजी कौन था, तो बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन बिहार के क्षेत्रों पर शासन किया। बिहार के क्षेत्रों पर इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी ने कई अभियान किए। इन सभी ने बिहार पर वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया। अब बख्तियारुद्दीन खिलजी किस तुर्क शासन के अधीन रहकर बिहार के क्षेत्रों पर शासन किया, तो अभी हम लोगों ने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन रहकर वो बिहार पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले बिहार पहुंचने वाला यूरोपीय कौन थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को याद होना चाहिए। सबसे पहले बिहार पुर्तगीज आए थे। यूरोपीय व्यापारियों का 17वीं शताब्दी के आसपास बिहार में आगमन हुआ था। पुर्तगाल सबसे पहले बिहार आए। पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र बंगाल में हुगली में था। हुगली से जल मार्ग द्वारा वे अपने साथ मसाला, चीनी, मिट्टी के बर्तन लाकर पटना मंडी में बेचते थे और यहाँ से सूती वस्त्र तथा अन्य वस्तुएं खरीदकर हुगली ले जाते थे और वहां से यूरोप ले जाकर बेचते थे। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन था, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र पटना और भागलपुर था। डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, 1630, 1631, 1632, 1633, तो डच व्यापारियों ने 1632 में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। डच फैक्ट्री इस समय पटना कॉलेज का, जो वर्तमान पटना कॉलेज है, उसके उत्तरी हिस्से का जो भवन है ना, वहीं पे उनकी फैक्ट्री थी। प्लासी के युद्ध जो 1757 में हुआ था, 20 जून 1757 को हुआ था, के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना, मीरन, मीर जाफर, सुजात खां, तबतई। तो उपनवाब की बात हो रही है, तो बिहार का उपनवाब मीरन को बनाया गया था। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया तथा उसका जो पुत्र था मीरन, उसको बिहार का उपनवाब बनाया गया। लेकिन बिहार की वास्तविक सत्ता किसके पास थी, राजा राम नायब के हाथों में ही बनाया गया उपनवाब मीरन को, लेकिन वास्तविक सत्ता उसके हाथ में नहीं थी। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई, तो मीर कासिम ने। अगला प्रश्न, मीर कासिम ने कहां बंदूकों एवं तोपों के कारखाना की स्थापना की थी, तो मुंगेर में ही राजधानी बनाई। मीर कासिम ने मुंगेर में तोपों तथा तोड़दार बंदूकों बनाने की व्यवस्था की। उसने समरू नामक एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। मीर कासिम ने बंगाल और बिहार के उपद्रवी जमींदारों का दमन किया और अंग्रेजों से एक युद्ध मोल लेने की स्थिति आ गई, जिसके चलते देखा ही कि आपने मीर कासिम को फिर हटा के मीर जाफर को नवाब बना दिया गया बंगाल का। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर में मीर कासिम
अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें संयुक्त सेना बुरी तरह हारी हुई। तो संयुक्त सेना में कौन थे? मीर कासिम की सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना पराजित हुई। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। क्वेश्चन पूछता है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। देवघर के निकट रोहिणी में किस इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था? तो आपको पता होना चाहिए, 1857 से संबंधित एक क्वेश्चन है। 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। देवघर के निकट, देवघर के रोहिणी में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के मुख्यालय में हुए विद्रोह में किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। कौन कौन? लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेसी और सहायक सर्जेंट ग्रांट। इन दोनों की गोली मारकर विद्रोहियों ने मृत्यु कर दी थी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। 1857 का सैनिक विद्रोह की शुरुआत 12 जून, बिहार की बात हो रही है, उस समय बिहार झारखंड नहीं की, 12 जून को देवघर जिले में रोहिणी गांव में सैनिकों के विद्रोह के साथ हुई थी। देवघर के निकट रोहिणी में 32वीं इन्फेंट्री का मुख्यालय था और इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेसी व सहायक सर्जेंट ग्रांट मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान है। इससे पहले इसका स्थान 13वां था, लेकिन जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित राज्य बन जाने के कारण और 2 भागों में टूट जाने के कारण पुनः बिहार जो था वह 12वें स्थान पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य की चौहद्दी क्या है? तो ये वो क्वेश्चन काफी आसान है। बिहार राज्य की चौहद्दी आप इमेजिन करिए, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, यानी ए सही है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24, 20, 10, 27, 31, 15, याद करिएगा। देखिए दोस्तों, 24, 20, 10, 24, 3, 20, 11 और 10, एक मतलब ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश करें 24, 20, 10, 24, 20, 10, 27, 31, 15, याद रखिएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा जिला तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं और निम्न में से कौन उस जिले में नहीं है? तो मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल में है, पूर्वी चंपारण तिरहुत प्रमंडल में है, पश्चिमी चंपारण तिरहुत प्रमंडल में है, गोपालगंज जो है वो तिरहुत प्रमंडल में नहीं है, गोपालगंज सारण प्रमंडल में पड़ता है। सारण प्रमंडल में 3 जिले, सारण, सिवान, गोपालगंज और तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले। कौन कौन? तो मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंद समूह की चट्टानें पाई जाती है रोहतास व कैमूर में, सिवान व छपरा में, सीतामढ़ी व मधुबनी में, पूर्वी चंपारण व सिहोर में। तो बिंद समूह की चट्टानें रोहतास व कैमूर में पाई जाती है। व्याख्या आप देखिएगा। बूढ़ी गंडक नदी किस जगह बिहार में प्रवेश करती है? पश्चिमी चंपारण के चौतरवा चौड़ में बूढ़ी गंडक बिहार में प्रवेश करती है। और ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको पहले मेरे जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएंगे। युवा क्रिकेटर शकीबुल गनी ने अपने पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वे बिहार के किस शहर से संबंधित है? तो आपको पता होगा शकीबुल गनी के बारे में। इन्होंने अपने प्रथम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। यह किस जिले के हैं? एक तो बिहार के हैं। बिहार के किस जिले के हैं? तो यह बिहार के मोतिहारी जिले के हैं। राज्य के नए मुख्य सचिव, राज्य मतलब बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव का पदभार किसने सौंपा गया है? आमिर सुबहानी बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनों और वृक्षों का कुल आवरण कितना है? वन और वृक्ष दोनों मिलाकर कुल आवरण जो है वो बिहार में है 9,722 वर्ग किलोमीटर। वनों का आवरण 7,381 और वृक्षों का आवरण 2,381, ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाल ही में प्रकाशित भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन और वृक्षों का आवरण 9,722 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.32% है। वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में राज्य में कुल वनों और वृक्षों के क्षेत्रफल में टोटल 413 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसमें वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनों और वृक्षों का कुल आवरण 2019 के रिपोर्ट की तुलना में कितने वृद्धि दर्ज की गई है? तो अभी हमने देखा कि 413 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन आवरण में 75 और वृक्षों के आवरण में 338 वर्ग किलोमीटर, टोटल 413 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनों और वृक्षों का कुल आवरण प्रतिशत में कितना है? तो टोटल मिलाकर 10.32% है।
हाल ही में बीसीसीआई द्वारा किस पूर्व टेस्ट क्रिकेटर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच जो है द वाल के नाम से मशहूर भारत के राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। और बीसीसीआई के अभी अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली। महिला एकल विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब एशले बार्टी ने जीता। और एशले बार्टी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे टोटल ग्रैंड स्लैम, जो 2021 के 4 ग्रैंड स्लैम हुए हैं और 2022 में भी 1 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। तो प्रश्न इन 5 ग्रैंड स्लैम से आ सकता है। इन 5 ग्रैंड स्लैम की चर्चा हम लोग एक एक करके करेंगे और याद भी करेंगे। देखिए, अभी जो लेटेस्ट ग्रैंड स्लैम हुआ है ना 2022 में, टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में। कौन कौन? सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो जनवरी फरवरी में होता है। उसके बाद होता है फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। फ्रेंच ओपन होता है अप्रैल मई में फ्रांस में। उसके बाद विंबलडन होता है जुलाई अगस्त में ब्रिटेन में, लंदन में। और अगस्त सितंबर में होता है अमेरिकी ओपन। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। हम लोग 2021 से लेकर अभी तक का चारों ग्रैंड स्लैम देखेंगे और 2022 में जो 5वां एक और 2022 का पहला ग्रैंड स्लैम हो गया उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ग्रैंड स्लैम ओपन 2021 की चर्चा करते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम 2021 में, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमेरिकी। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का ग्रैंड स्लैम जो है पुरुष विजेता टेनिस टूर्नामेंट, ये टेनिस से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब जापान की फीमेल जो है, मेल और फीमेल दोनों की हम लोग चर्चा करेंगे, नाओमी ओसाका। पहले हम लोग फीमेल की चर्चा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन जापान की नाओमी ओसाका ने जीता। फ्रेंच ओपन चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने जीता। विंबलडन जो है ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने जीती। और अमेरिकी ओपन जो है वो ब्रिटेन की एमा राडुकानो ने जीती है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का खिताब महिलाओं में नाओमी ओसाका। पुरुषों में देखिए एक ट्रिक याद रखिए, पुरुषों में ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ये तीनों एक ही खिलाड़ी ने जीता है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच। 2021 में 4 ग्रैंड स्लैम हुए हैं, जो शुरू के 3 ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन, ये तीनों ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। और चौथा जो है लास्ट जो अमेरिकी ओपन हुआ है 2021 का अंतिम, वह रूस के डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। ठीक है। तो पुरुषों में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग 2022 में आते हैं। तो 2022 में अभी तक केवल 1 ग्रैंड स्लैम हुए हैं, वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो जनवरी फरवरी में संपन्न हुआ। तो 2021-2022 का जो पहला ग्रैंड स्लैम तो जो था ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसको किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया की ही एशले बार्टी ने जीती है। ऑस्ट्रेलिया ओपन एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब उसने जीता। पुरुषों में किसने जीता? तो स्पेन के राफेल नडाल। ठीक है। ये आप लोग 1 से 2 बार देखिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। महिलाओं के 6ठे एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, मलेशिया। तो जापान ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बस ये देख लिए कि भारत जो है वो कितने स्थान पर रहा। तो भारत जो है 4थे स्थान पर रहा। दिसंबर 2021 में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने? टेस्ट क्रिकेट के सभी 10 विकेट जो एक पारी में लेने वाले जो है तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं न्यूजीलैंड के एजाज पटेल। और इससे पहले इंग्लैंड के लेकर और भारत के अनिल कुंबले ने यह उपलब्धि हासिल की थी। तो एजाज पटेल तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। पुस्तक जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो आपको लगता ही होगा ये कोई जस्टिस ही होंगे। तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की ये पुस्तक है नई, जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी। किसकी? तो रंजन गोगोई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दया प्रकाश सिन्हा को 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं होती हैं उनके अलावा अंग्रेजी और साहित्य, राजस्थानी, टोटल 24 भाषाओं के लिए दिए जाता है। ठीक है। तो हिंदी भाषा, जो कि इन 24 भाषाओं में हिंदी भाषा भी शामिल है, हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? नए अध्यक्ष कौन है इसरो के? तो के सिवन के रिटायरमेंट के बाद एम सोमनाथ इसरो के नए चेयरमैन या अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट इंडीज में आयोजित आईसीसी अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 का खिताब भारत ने जीता। अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप हुआ अभी
2022 में उसका खिताब किसने जीता? भारत ने। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कप्तान यश धूल थे। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार इस बार 2 लोगों को दिया गया। किसे किसे? तो मारिया रेसा और दिमित्री अंद्रेविच मुराटेवा को। और इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, ए और बी दोनों। फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में भारत के सबसे शक्तिशाली महिला कौन रही? फागुनी नायर, किरण मजुमदार 100, रोशनी नडार मल्होत्रा और या निर्मला सीतारमण। तो फोर्ब्स की सर्वाधिक भारतीय महिलाओं की सूची में टॉप की हैं निर्मला सीतारमण और वर्ल्ड रैंकिंग में इनका स्थान है 37वां। भारत की 4 महिलाओं ने टॉप 100 में जगह बनाई है। निर्मला सीतारमण 37वां, रोशनी नडार मल्होत्रा 52वां, किरण मजुमदार 172वां और फागुनी नायर नायका की जो है चेयरपर्सन है वह 88वें स्थान पर है। किस देश की स्पेस एजेंसी ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह अमेरिका के हैं। वर्तमान में देश के कितने राज्यों में विधानमंडल द्विसदनात्मक है? द्विसदनात्मक मतलब वहां के विधानमंडल में राज्यसभा और विधान परिषद दोनों ही विद्यमान है। तो अभी वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां की विधानमंडल द्विसदनात्मक है। और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, आप लोग याद करिए, उत्तर प्रदेश बिहार दोनों की बॉर्डर टच करते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार। फिर आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ये दोनों ही सटे हुए हैं। फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक, तो ये जोड़े में याद करिएगा, महाराष्ट्र कर्नाटक दोनों पड़ोसी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों पड़ोसी है। और बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों पड़ोसी, 6 राज्य। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक यहाँ ई छूट गया है, BIMSTEC, बिम्स्टेक समूह की निम्न में से कौन सा सदस्य देश नहीं है? आपको पता करना है कि निम्न जो ऑप्शन दिया गया उसमें से बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश और ये क्या कहते हैं, सिंगापुर और पाकिस्तान बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश है। बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास देशों का समूह है बिम्स्टेक। और इसमें, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसमें 7 सदस्य देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल, ये 7 सदस्य देश हैं बिम्स्टेक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला डेमोक्रेसी समिट 2021 का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली तरीके से दिसंबर 2021 में संपन्न हुआ? तो पहला डेमोक्रेसी समिट जो है अमेरिका की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली तरीके से इस सम्मेलन में भाग लिया। और टोटल 100 लोकतांत्रिक देशों ने इस डेमोक्रेसी समिट में भाग लिया। तो किसकी अध्यक्षता में? अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअली तरीके से किसकी अध्यक्षता में सितंबर 2021 में आयोजित हुआ? तो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, यह वर्चुअली आयोजित हुआ। 14वां 2022 में जो इस साल है और ब्रिक्स का सम्मेलन चीन में प्रस्तावित है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन सा रहा? दोस्तों इस बार रैंकिंग में 3 देश को समान रैंकिंग मिली थी, टॉप मिला था, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। लेकिन जब इन तीनों को समान मिला था तो रैंकिंग प्रदान किया गया, जो जिसका अल्फाबेटिकल नाम से पहले आता है उसको टॉप कर दिया जाता है, यह रूल है। तो डेनमार्क DFN, इनमें सबसे ऊपर पहले डी आता है, इसलिए डेनमार्क टॉप रैंकिंग में है। और इस रैंकिंग में भारत का स्थान 85वां था। टोटल 180 देशों को सम्मिलित किया गया था। इसको कहते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। और ये कौन जारी करती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? तो हमने चर्चा की थी, भारत का स्थान 85वां था। विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कब से प्रभावी हो गया? 1 दिसंबर 2022 से। समझौता तो नवंबर 2019 में हो गया था, लेकिन उसमें टर्म एंड कंडीशन था, कुछ % देश अगर अपने सरकार से उस पर एग्रीमेंट हो जाते हैं तब ये लागू हुआ। तो उस प्रोसेस में लगभग 1.5 साल लग गए और यह 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो गया RCEP। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। अपनी शर्तों पे वो अपने नाम वापस ले लिया था। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों में प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों द्वारा किया जाने वाला चुनाव व्यय की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? बड़े राज्यों की बात हो रही है। 54 लाख रुपया, 70 लाख रुपया, 75 लाख रुपया, 95 लाख रुपया। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, 95 लाख रुपया। एक बार हम लोग ब्रीफ में इसको समझते हैं। मतदाताओं की संख्या में वृद्धि व मुद्रास्फीति
मुद्रास्फीति के कारण लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले चुनाव व्यय की सीमाओं में वृद्धि की गई है जनवरी 2022 में चुनाव आयोग द्वारा। और इसके अनुसार बड़े राज्यों में प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों द्वारा जो चुनाव व्यय है उसकी सीमा पहले जो 70 लाख थी उसे बढ़ाकर 95 लाख कर दी गई है। और इसी की तरह अभी लोकसभा की बात हम कर रहे हैं। और इसी तरह छोटे राज्यों में लोकसभा की जो व्यय की सीमा थी एक प्रत्याशी के लिए 54 लाख उसे बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया। अब विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा में एक प्रत्याशियों की जो व्यय सीमा थी बड़े राज्यों में वह 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। और विधानसभा में ही एक प्रत्याशियों के लिए जो छोटे राज्यों के लिए जो सीमा थी 20 लाख उसे बढ़ाकर 28 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने छोटे राज्यों में प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले चुनाव व्यय की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 54 लाख, 70 लाख, 75 लाख, 95 लाख। तो हमने देखा 75 लाख कर दिया गया है। कहां से बढ़ाकर? तो 54 लाख पहले था उसे 75 लाख कर दिया गया छोटे राज्यों के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए, और बड़े राज्यों के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 70 से बढ़ाकर 95 और छोटे राज्यों के लिए 54 से बढ़ाकर 75। उसी तरह विधानसभा में बड़े राज्यों के लिए 28 से 40 कर दी गई है और छोटे राज्यों के लिए 20 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो में संपन्न 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 2 रजत, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक थे। और भारत इस पदक तालिका में 48वें रैंक पर रहा। और भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक भारत के भाला फेंक जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो इस साल जुलाई अगस्त में ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय संयुक्त अभ्यास मिलन का 11वां संस्करण 25 फरवरी से 4 मार्च 2022 तक कहां संपन्न हुआ? तो मिलन का जो बहुपक्षीय है यह विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अभ्यास भारत और ओमान के बीच संपन्न होता है? भारत और ओमान के बीच होने वाले द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास की बात कही जा रही है कि निम्न में से कौन भारत और ओमान के बीच होता है? ईस्टर्न ब्रिज, अल नगाह, अल नसीम अल बहर। तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक, ये तीनों जो युद्धाभ्यास है जो भारत और ओमान के बीच संपन्न होता है। ईस्टर्न ब्रिज दोनों की वायुसेनाओं से संबंधित है, अल नगाह थल सेनाओं से संबंधित है और नसीम अल बहर नौ सेनाओं से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कैच द रैन अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कैच द रैन अभियान की शुरुआत की गई है। अच्छा, सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? आरबीआई, एसबीआई, तो सेबी के द्वारा। बीसीसीआई ने सत्र 2022 के लिए कुल कितने पुरुष क्रिकेटरों को अनुबंधित किया है? तो टोटल 27, 39वां। निम्नलिखित में से कौन पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, भगवंत सिंह मान। और लास्ट क्वेश्चन, डिजिटल कृषक सेवाओं देने के लिए बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा किस नाम से एक नए मोबाइल ऐप्स की शुरुआत की गई है? बिहान, संजीवनी, सुविधा, बागवानी। तो बिहान नाम से एक नए मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए। बिहान का फुल फॉर्म है बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नेचुरल की शुरुआत की गई है, जिसमें विभिन्न जारी डिजिटल उपयोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ले जाया गया है। यह सरकार के बीच एक मोड का काम करेगी जिसका आने वाले वर्षों में कृषि क्षेत्रों में विस्तार किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पहला प्रैक्टिस सेट का पूरा आंसर विथ एक्सप्लेनेशन यहीं पे समाप्त हो गया। अगर आपको यह अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद।